एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आरटीपी नवंबर 2022 विच रियली हैज सम वंडरफुल क्वेश्चंस। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, 3 आउट ऑफ 3 स्टार। डिफिकल्टी पर्सपेक्टिव से 2 आउट ऑफ 3 स्टार। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप इनके सॉल्यूशंस देखेंगे तो आरटीपी के सॉल्यूशंस यूजुअली मे नॉट रिप्रेजेंट द आइडियल वे वी शुड बी आइडियली राइटिंग द आंसर because they are very explanatory and descriptive in that nature। तो भूल के भी आप आरटीपी के आंसर्स को एज इट इज एग्जाम में रेप्लिकेट करने की कोशिश ना करें। वेरी क्विकली आरटीपी के पहले पार्ट में इंड एस अमेंडमेंट रूल्स 2022 दिए गए हैं जो कि नवंबर 2022 से पहली बार आपके सिलेबस में एप्लीकेबल होंगे। इन सब के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो शेयर है, फास्ट की ऐप पे आप जाएंगे, एफएन ऑडिट अमेंडमेंट आपको दिखेगा, you go to that particular lecture और उसमें November 22 के amendment में you'll just find a 1 hour video and the corresponding notes would also be available in the PDF section। You can watch it through there। Plus ये सारे जो questions यहाँ पे हम discuss कर रहे हैं, these questions we are doing a very quick discussion of these particular questions and if you want a detailed discussion there is a video in that amendment tab itself in the name of RTP FR November 2022। वहां पे आप डिटेल में वीडियोस देख सकते हैं। अभी हमारे इस वीडियो का उद्देश्य प्राइमरली क्वेश्चंस की नटशेल में डिस्कशन करना है ताकि यू हैव एन आइडिया इन टर्म्स ऑफ कि किस क्वेश्चन में क्या पिक्यूलियर चीजें हैं जहां पे पॉसिबली आप कुछ गलती कर सकते हैं या आपको इसे एक बार रीइंफोर्स कर लेना चाहिए सो दैट यू डोंट मिस इफ एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फाउंड इन द एग्जाम, यू डोंट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन दोज क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप नाम देखेंगे 101, 102 और इंड एस 8 तीनों से रिलेटेड है। वेरी क्विकली जस्ट अ जिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जैसे कि आप हेडिंग से देखोगे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का है, शेयर बेस्ड पेमेंट से रिलेटेड है और कंपनी ने एरर भी की है। क्वेश्चन में हुआ यह है कि कंपनी की डेट ऑफ ट्रांजिशन है 1 अप्रैल 2002 और उसने डेट ऑफ ट्रांजिशन से 1 साल पहले 1 अप्रैल 2001 पे 2 स्कीम्स इशू करी थी एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट की। एक स्कीम 1 साल के वेस्टिंग पीरियड की थी, इसका मतलब कि वो डेट ऑफ ट्रांजिशन से पहले ही वेस्ट हो चुके हैं, और एक 4 साल की थी, इसका मतलब वो डेट ऑफ ट्रांजिशन के बाद वेस्ट होगी। अब क्योंकि ये एएस के ज़माने की कहानी है और आप पे इंड एस की डेट ऑफ ट्रांजिशन 1 अप्रैल 2002 लग गई, तो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन कहता है कि ऐसी सिचुएशन में जो ऑलरेडी वेस्टेड ऑप्शंस हैं उनके ऊपर आपको रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट एज पर 102 देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अनवेस्टेड ऑप्शंस हैं इन दिस पर्टिकुलर केस 40,000 शेयर्स के, उसके ऊपर आपको रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। पहले वाले केस में 80,000 शेयर्स पे यानी आपने जो एएस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है वो एक्सेप्टेबल है। ट्रीटमेंट ये होता था कि जो फेयर वैल्यू होती थी उसको वेस्टिंग पीरियड में खर्चा बुक करते थे। फेयर वैल्यू इन्होंने ऑप्शन की दी है 20 रुपये, इन्होंने कहा इंट्रिंसिक वैल्यू को हमने यूज़ नहीं किया है, और 20 रुपये 80,000 शेयर पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इट कम्स टू 16 लाख। तो पहली वाली स्कीम में 2001-2 में 16 लाख रुपए का एक्सपेंस और 16 लाख रुपए का शेयर बेस्ड पेमेंट का रिजर्व इकट्ठा हो जाना चाहिए था, और फिर अगर एक्सरसाइज हुए होंगे तो देन इन दैट केस वो कन्वर्ट हो गया होगा टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। हालांकि इन्होंने ऐसा कहा है कि द शेयर बेस्ड पेमेंट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स on 31st March 2002 assuming entity as head by not passing any entry of the aforesaid transactions on the grant date। तो ये बोल रहे हैं कि कंपनी ने इसकी ग्रांट डेट पे कोई अकाउंटिंग पास नहीं करी। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, ग्रांट डेट पे नहीं करी तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ग्रांट डेट पे भी नहीं करी और आगे भी नहीं करी, क्योंकि ऐसे भी ग्रांट डेट पे आपको यूजुअली अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे जैसे वेस्टिंग पीरियड आते जाता है, बढ़ते जाता है, वैसे वैसे खर्चा बुक होता है। तो इन्होंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये सोच के बनाया है कि प्रीवियस गैप्स में भी हमने इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करी है, इसलिए इंड एस 8 का रेफरेंस दिया है कि भाई यहाँ पे एरर भी हुई है। हालांकि एरर जब वो प्रीवियस गैप में भी एएस यूज कर रहे थे उस समय की। तब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ ट्रांजिशन अगर आपकी 1 अप्रैल 2002 है, यानी कि आपके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हुए होंगे 1 अप्रैल 2003 से, और इसका मतलब ये हुआ कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस पहली बार बनेंगे 31 मार्च 2004 पे।
तो आप सिंपली कह देना कि डेट ऑफ ट्रांजिशन पे हम 80,000 शेयर्स के ऊपर शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व नाम का एक रिजर्व क्रिएट करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स उसे एडजस्ट कर देंगे। सेकेंड वाले ऑप्शंस के केस में 40,000 ऑप्शंस हैं, 4 साल में वेस्ट होंगे और 20 रुपए की फेयर वैल्यू अगर है, सेम फेयर वैल्यू दोनों की, ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर एनम का मेरा 2 लाख का खर्चा हो जाएगा। तो 2001-2 का 2 लाख का खर्चा है, तो डेट ऑफ ट्रांजिशन पे मैं 2 लाख रुपीस का शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व ओपनिंग में और रिटेन्ड अर्निंग्स में लेऊंगा, प्लस जो मैं 3-4 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ उसमें 2 लाख का खर्चा करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर में भी खर्चा बुक नहीं हुआ है तो मुझे प्रीवियस ईयर में भी खर्चा बुक करना पड़ेगा 2 लाख का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम से। और 31 मार्च 2004 की जो बैलेंस शीट आएगी उस बैलेंस शीट में कुल मिलाकर 6 लाख रुपए का आपका शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व सेकेंड स्कीम का दिखेगा। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन हैंडल करना पड़ेगा। वंस अगेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन इज टू वेरी क्विकली गिव यू सम इनपुट्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। यू वांट टू सी द डिटेल्ड सॉल्यूशंस, यू शुड रेफर द ऐप। Cool. Next, this is another good practice question, guys. Leases के ऊपर company manufacturer specialized machinery, so it is a manufacturer. It offers customer choice of either buying or leasing the machinery, so it means it is into sale come lease. It is giving both options. Customer chooses the lease to lease the machine. तो अगर मैं नॉर्मली जो हमारी आदत है कि अगर लंबा क्वेश्चन होता है तो हम देख लेते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, तो इन्होंने लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पूछी है, तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरर लेसर। रिकॉल मैन्युफैक्चरर लेसर के केस में अकाउंटिंग कैसे होती थी, तो 2 प्रॉफिट बुक किए जाते थे। एक होता था सेलिंग प्रॉफिट जो होती थी फेयर वैल्यू उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की माइनस आपकी जो कॉस्ट है, और दूसरा प्रॉफिट जो होता था वो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होती थी, जो टोटल पैसा आपको मिलने वाला है माइनस जो फेयर वैल्यू एसेट की। और ये जो डिफरेंस होता था ये ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म, जैसे कि हम यूजुअली फाइनेंस लीज के केस में लेसर की बुक्स में इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट निकाल के इनकम बुक करते हैं, वैसे बुक की जाती है। तो उस एंगल से हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेलिंग प्रॉफिट, बुक दैट प्रॉफिट एंड देन द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। और हमने देखा था कि ऐसे सवालों में 116 के अंतर्गत अगर यूजीआरवी आती है तो बड़ा ही मैटर अपने आप में केयरफुली हैंडल करना होता है। क्यों? क्योंकि लेसर को यूजीआरवी मिलने की उम्मीद है। व्हाट इज यूजीआरवी? लीज टर्म खत्म होने के बाद लेसी बोलता है भैया मैं एसेट आपको वापस दे दूंगा, मुझे लगता है मैं मार्केट में बेच के कुछ पैसे कमा लूंगा। लेसी गारंटी नहीं कर रहा है वो पैसा, तो मैं कहूंगा इट इज एस्टिमेटेड टू रिकवर, आई एज अ लेसर एम एस्टिमेटिंग टू रिकवर द रेसिडुअल वैल्यू, but because that residual value is unguaranteed, it is not a guaranteed residual value. For that particular reason, I would still consider कि मुझे ये मिलने वाली है, पर मैं हर ईयर एंड पे से रीएस्टिमेट करते रहूँ। पर जब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर आता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे हमें सेल बुक करना होती है, और सेल उसी चीज़ की बुक करी जा सकती है जो सेल प्राइस है, और सेल प्राइस यहाँ पे सिर्फ लीज रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू हो सकती है, यूजीआरवी की नहीं। क्यों? क्योंकि लेसी देने को तैयार नहीं। तो इसलिए वहाँ पे अकाउंटिंग ये होती है कि यूजीआरवी की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उस प्रेजेंट वैल्यू को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स से कम कर देते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ये होगा कि लेसी तो डेबिट होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी से, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी मानी जाएगी जो आपकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर प्लस एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2001 को लीज शुरू हुई है 3 साल के लिए, आपको 3 एनुअल लीज पेमेंट करना है 57,500 के। लीज मशीन इज रिटर्न टू द लेसर एट द एंड ऑफ द लीज, तो रिटर्न हो जाएगा। द फेयर वैल्यू ऑफ मशीन इज 1,50,000 जो सेलिंग प्राइस के काम आएगी, ये कैश प्राइस भी है। मशीन की हमारी कॉस्ट 1 लाख है और लेसर हैज इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 2,500 टू नेगोशिएट एंड अरेंज द लीज। ये सेलिंग कॉस्ट है, ये पूरी पीआरएल में डेबिट होना चाहिए। The expected useful life of the machine is also 3 years, so we can conclude that this is in itself a finance lease. The machine has expected residual value of 10,000 at the end of year 3, so this is UGRV for me. The estimated residual value does not change over the lease term, so there is no re-estimation required. Interest rate is 10.19%. The lessor classifies the lease as finance lease, that is also defined. So with all the explanation, all nutshell में आप
थिंग सबसे इम्पोर्टेंट आपकी डेट ऑफ इनिशियल रिकग्निशन, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन क्या एंट्री होगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप लेसी को दोस्तों डेबिट कर दीजिएगा कितने से, आई वुड सजेस्ट यू शुड डेबिट द लेसी विथ सिंपली the present value of payments which you are expected to receive out of it, 57,500 into annuity factor 10.19% for 3 years plus जो UGRV होती है उससे भी हम लेसी को डेबिट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लेसी के पास हमारा असेट है तो वो उसे लौटाना तो है ही। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका हम उसे अभी अपना डेटर बना के दिखाएंगे और बाद में वो हमें असेट दे देगा। प्रेजेंट वैल्यू इसलिए क्योंकि पूरे लेसी अकाउंट पे हम ब्याज चार्ज करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV भी 3 साल बाद 10,000 उसकी फ्यूचर वैल्यू पे आ जाएगी। तो लेसी अकाउंट हम इतने से डेबिट करेंगे एंड देन वील हैव टू आल्सो डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस ये ध्यान रखना कि आपकी कॉस्ट ऐसे 1 लाख है और आप ये मानोगे कि ये 1 लाख रुपए में आपका असेट हमेशा के लिए बिक जाता है, पर ये पूरी आपकी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि 3 साल बाद असेट आपका वापस आ रहा है। तो आप इसमें से माइनस कर देंगे 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू एट 10.19% फॉर 3 years एंड आफ्टर दैट, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स 2500 अलग से दी गई है, तो आप चाहो तो यहीं पे ऐड कर सकते हो या अलग से सेलिंग कॉस्ट के नाम से बुक कर सकते हो। तो ये हमारा खर्चा हो गया, क्योंकि हमारी बुक्स में इन्वेंट्री आ रही होगी जो परचेज हमने माल बनाया होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू परचेज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वील हैव टू क्रेडिट द असेट हियर। तो हमारी बुक्स में ये असेट कितने पे आ रहा ओके, तो लेट्स से इसके अगेंस्ट में पहले रेवेन्यू बुक करते हैं। रेवेन्यू विल ओनली बी 57,500 इंटू एन्युटी फैक्टर एट 10.19% फॉर 3 years, क्योंकि यही आपका सेल्स कंसिडरेशन है जो आप रिसीव कर सकते हो। आप रेवेन्यू इतना ही बुक कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं बुक कर पाओगे। तो इसका मतलब इफेक्टिवली क्या होगा, ये आपने रेवेन्यू बुक किया, वो आपकी कॉस्ट है, डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यूजुअली हमें बुक करने की ज़रूरत नहीं होगी, फॉर द सिंपल रीज़न कि प्रॉफिट अपने आप बुक होना चाहिए। तो कॉस्ट डेबिट हो गई और रेवेन्यू क्रेडिट हो गया है, तो डेफिनेटली रेवेन्यू पीआरएल में क्रेडिट होगा और कॉस्ट पीआरएल में डेबिट होगी, तो डिफरेंस अपने आप वहाँ पे प्रॉफिट दिखे। ये वही वाली बात है, 100 की मशीन 110 में बेचते तो 10 के प्रॉफिट की एंट्री करते, कैश डेबिट 110 टू मशीन 100 टू प्रॉफिट 10। पर 100 के गुड्स अगर हम 200 में बेचते तो हम सेल की एंट्री करते, डेटा टू सेल्स 200 रुपये। और जो हमारे गुड्स होते हैं उसे एक्सपेंस आउट करना है, तो एंट्री करेंगे क्या हम बेसिकली, तो वी विल एक्सपेंस आउट द गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू मे बी, अगर हमारी इन्वेंट्री में आ रहा है तो टू इन्वेंट्री। कितने की इन्वेंट्री हमारी हो जाएगी, 1 लाख की। तो if I calculate these particular figures just to give you some quick good idea about it, so this comes to 142,517। इसमें into 10,000 ये और ऐड कर देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू, तो this will come to 1,50,000 which is the cash price, which is absolutely correct, but I'll have to 7474 ये इसकी वैल्यू है। I'll have to deduct this from 1,02,500 my cost, so 7475 95025। और 2500 रुपये आपकी जेब से लग गए होंगे, काय के जो सेलिंग कॉस्ट आपने इनकर की। तो इस लॉजिक से आपकी अकाउंटिंग होगी। 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू एक बार देख लेता हूँ, 10 रुपये का फर्क आ रहा है। सेवन फोर ठीक है, तो समवेयर और द अदर देयर इज अ 9 रुपीज डिफरेंस हियर, तो इसको मुझे
यहाँ पे कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, मे बी इसे 2.5 करना पड़ेगा। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी दोस्तों कौन सी, इनिशियल रिकॉग्निशन की। इसके बाद में आपको क्या करना है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज ऑब्वियसली नॉट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, गिव यू द बेसिक टिडबिट्स अबाउट इट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नंबर 1, लेसी पूरे अमाउंट से डेबिट होगा, क्योंकि 1.5 लाख की एसेट उसको दी है तो पूरे अमाउंट से, पर रेवेन्यू पूरा बुक नहीं होगा क्योंकि जो अनगारंटीड पोर्शन है वो पल्ला तय नहीं है, तो वो बुक नहीं हो सकता। और अगर आप साथ ही साथ में इन्वेंट्री को खर्चा बुक करना चाह रहे हैं तो इन्वेंट्री क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक कर दीजिए। पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप सिर्फ कितना बुक करना, 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू छोड़ के, क्योंकि वो वापस मिल जाएगा। तो जब आप लेसी को डेबिट करेंगे 3 साल तक, उसका लीज अमोर्टाइजेशन टेबल 1,50,000 पे 10.19% इंटरेस्ट से 57,500 पे करके टेबल बनाओगे, तो 3 साल बाद 10,000 रुपये का बैलेंस आएगा। और लेसी एसेट वापस दे देगा, तो मैं अपनी बुक्स में याद रखना, लेसी को डेबिट कर दूंगा, एज इन लेसी को क्रेडिट कर दूंगा, लेसर अपनी बुक्स में लेसी को क्रेडिट करेगा, और इन्वेंट्री डेबिट कर देगा। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग लीज या एनी तरह की लीज में आप कोई गुड्स जिनमें डील करते हो वो गुड्स वापस आते हैं, तो फिर उसे सेल करने पे रेवेन्यू माना जाता है, तो वापस आने पे उसको इन्वेंट्री बुक किया जाएगा। हालांकि ये फाइनेंस लीज है, बट आई एम एज्यूमिंग की कंपनी इसमें डील कर रही है, दिया भी है ये डीलर मैन्युफैक्चरर। तो ये इस तरह से आपको इनिशियल रिकग्निशन की एंट्री करनी है। इसके बाद से लेसी पे आप अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका एसपीएल में चले जाएगा, रेवेन्यू आपके एसपीएल में चले जाएगा। जो डिफरेंस है वो आपका आज का सेलिंग प्रॉफिट है जो बुक हो जाएगा, जो हो भी जाना चाहिए था। तो क्योंकि 1 लाख की चीज़ 1.50 में बेची है, पर एग्जैक्टली 1.50 नहीं है और 2500 का खर्चा भी है, तो उस कारण से नेट ऑफ ये फैक्टर है। तो दिस इज द वे यू विल हैव टू डील विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, India's 20 government grant to encourage entity to expand their operation in specific development zone. Government provides interest-free loan. As per the scheme, entity receive interest-free loan of 5 लाख 3 साल के लिए, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो आप सिंपली क्या करो, 5% पर एनम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सीधा सीधा 1 डिवाइड बाय 1.05 कर दीजिए और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1 डिवाइड बाय 1.05, 1 2 3 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए सरकार को देने हैं, तो इसकी आज की वैल्यू आती है 4,32,000 लेट्स से। तो 5 लाख के लोन की प्रेजेंट वैल्यू 432 है, तो 68,000 की मेरी गवर्नमेंट ग्रांट है। क्वेश्चन में बोला है कोई फ्यूचर परफॉर्मेंस कंडीशन नहीं है, तो पूरा 68,000 आप क्रेडिट कर दीजिएगा प्योर। ये मत सोचना कि मैं ऑडिट कर रहा हूँ आपके लिए इन क्वेश्चंस का, ये मेरा सिर्फ एक क्विकली आरटीपी कवर करने का तरीका आपके लिए। डिटेल क्वेश्चंस आई टोल्ड यू कैन सी इट इन द ऐप। Ind AS 1. As per statutory requirement, exceptional items are required to be disclosed, whereas Ind AS 1 requires separate disclosure of material item, how these are to be presented in financial statement. Does exceptional means material? Give examples how this should be presented. ये FR की हमारी रेगुलर की 6 बैचेस, फास्ट ट्रैक की 4 बैचेस, पावर की 1 बैच, ये सब करके कुछ 11 बैचेस हम FR की पढ़ा चुके हैं। और ये क्वेश्चन हम कब से, पहली क्लास से डिस्कस कर रहे हैं। फाइनली जाके आज इंस्टीट्यूट ने इसे आरटीपी में डाला है। ये इंस्टीट्यूट के एजुकेशन बुलेटिन का क्वेश्चन है। ये कई सारे क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे डालता है, ये एजुकेशन मटेरियल या क्लैरिफिकेशन बुलेटिन से आते हैं, और हम उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपनी स्ट्राइकर या क्लास में जो क्वेश्चन बैंक या अभी जो नई क्वेश्चन बैंक अपन ने लॉन्च की उनमें इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं, और ये क्वेश्चन आज भी वहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड आप देखेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि एएस के ज़माने में AS 5 में एक एक्सेप्शनल आइटम होती थी, जिसमें कहते थे कि एक्सेप्शनल आइटम आर आइटम्स विच बिकॉज ऑफ देयर नेचर, साइज और इंसिडेंस आर सच दैट देयर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सेपरेटली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजेस। Ind AS 1 में पैरा 97 है कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर द पैरा नंबर्स, बट इट्स अ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट पैरा। तो वहाँ पे ये कहा गया है कि एनी आइटम बिकॉज ऑफ इट्स मटेरियलिटी रिक्वायर्स अ सेपरेट डिस्क्लोजर। एग्जाम्पल्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स PP, or any gains on sale of investments PP, heavy restructuring exercises, any employee benefit measure plan, any major litigation or criminal related loss. All such expenses or incomes may have to be disclosed separately for being the nature of such transactions is such that its disclosure is separately required for the users. तो ICAI ने क्लैरिफाई किया था कि एक्सेप्शनल आइटम डिस्क्लोज करने की अब आज की तारीख में कोई रिक्वायरमेंट पर से अगर आप देखेंगे तो Ind AS 1 में नहीं है।
इनफैक्ट शेड्यूल 3 भी रिवाइज हो गया, तो शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में भी नहीं है, पुराने शेड्यूल्स में होती थी। तो इसलिए आज भी कंपनियां एक्सेप्शनल आइटम एसपीएल में दिखाती है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज अ प्रैक्टिस विच इज बीइंग प्रिवलेंट टू शो, जिसे पीओआरएल के फेस में दिखाया जाता है। तो आईसीआई ने क्लैरिफाई किया था कि एज पर पैरा 97 जो बहुत मटीरियल आइटम है, एग्जाम्पल्स विच आई जस्ट टुक आर टू बी डिस्क्लोज्ड एज पर इंड AS 1 सेपरेटली, बट जो आइटम बहुत मटीरियल है और उसका इंसिडेंस भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे सिग्निफिकेंट है, तो ये कहते हैं कि एक्सेप्शनल इज मटीरियल एज वेल एज सिग्निफिकेंट, whereas material is material, यानी कि the test of significance, जैसे incidence बोलते हैं, it is the test of incidence which will differentiate between exceptional items and only material items. तो नटशेल में आप जब इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे तो जो मैंने कहा है वही आएगा, पर समझने के लिए आप यूँ समझ लो कि जो चीज़ A मटीरियल है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर साइज, वो मटीरियल है एज पर इंड AS 1 अलग से डिस्क्लोज करो, पर अगर उसका इम्पैक्ट मेरे करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंट है तो फिर मुझे उसे एक्सेप्शनल आइटम की तरह बताना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्शनल इज मटीरियल बट इट इज सेपरेटली हाईलाइटेड बिकॉज ऑफ इट्स इंसिडेंस ऑन माय करंट ईयर प्रॉफिट्स। चलिए, इंड AS 12 का क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा इंटरेस्टिंग पर बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इन्होंने सारे रेवेन्यूज वगैरह ये सारे दिए हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया है, फिर करंट टैक्स दिया है और डेफर्ड टैक्स दिया है, और ये टैक्स एक्सपेंस निकाला है इन्होंने। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, बोला है कॉर्पोरेट इंटर टैक्स रेट 30% है, अदर इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10 करोड़ का विच इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। बहुत ही क्विकली समझाने के लिए मैं साइड बाय साइड आपको कैलकुलेशन दे देता हूँ। तो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिखाया है 594, ये 30% से टैक्स होगा क्या, तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें 30% से क्या टैक्स होने वाला है, ये नहीं, इस पे स्पेशल रेट लगेगा कितने का, तो ये बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ है, तो इसको एक काम करो, यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ दो, ये 30% वाला यहाँ रख लो, सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा प्रेजेंटेशन मत करना, फटाफट करा रहा हूँ। अदर एक्सपेंस इंक्लूड फॉलोइंग आइटम विच आर नॉट डिडक्टेबल फॉर इनकम टैक्स, तो नॉन डिडक्टेबल खर्चे 144 एंड 6, तो सबको मिला ले तो 51, तो इससे ऑब्वियस सी बात है इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। एक्चुअली क्वेश्चन में आखिरी में पूछा है एक रिकन्सिलिएशन बताओ जिसमें ऐसा डिस्क्लोजर आए रेलेवेंट इंड AS के अनुसार, जिससे कि हम टैक्स एक्सपेंस रिकनसाइल कर लें। प्रॉब्लम इनकी है कि ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अर्थ लिमिटेड CFO मल्टीप्लाइड प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद इनकम टैक्स रेट एंड अराइव्ड एट 178.2 एज टैक्स एक्सपेंस, यानी 594 का इन्होंने सीधे सीधे 30% लगा दिया और बोला ये खर्चा है, जबकि एक्चुअल में खर्चा इतना आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। तो CFO आपकी मदद ले रहा है, CFO बोल रहा है यार मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पुराना हो चुका हूँ, मैंने नहीं पढ़े ये इंड AS वगैरह, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तुमने सही जगह से पढ़े तो तुम समझा दो मुझे। हम बोलेंगे अरे कहीं से भी पढ़े हो समझा देंगे, सुनो हाँ भी रिकनसाइल करा देते, तो ये एड बैक हो जाएगा क्यों, क्योंकि ये डिसअलाउड वाली कैटेगरी है, तो दिस इज डिसअलाउड है ना, ये स्पेशल रेट है। एक्चुअल में ऐसे AS में प्रेजेंटेशन होता था। खैर, अदर एक्सपेंस में रिसर्च और डेवलपमेंट है जिसके ऊपर 200% का डिडक्शन मिलेगा, तो एक बार आप ले चुके हो तो एक बार और ले लो इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकालने के लिए। अदर इनकम में 4 करोड़ डिविडेंड इनकम है जो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, सरप्राइजिंग बट ठीक है, इस पे 4 पे टैक्स नहीं लगेगा और हटा दो। फिर ये बोलते हैं इसमें एग्रीकल्चर इनकम 55 करोड़ की है जो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल होती है, ना कि एग्जाम फ्रॉम टैक्स, पर जो लिखा है वही लिखा है। प्रॉफिट 60 करोड़ अर्निंग USA जिस पे 20% से टैक्स देना है, तो ये 60 यहाँ से हटा दो और इसको 60 यहाँ पे 20% पे जोड़ दो। इसके बाद बोला है डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इज 25। अच्छा, देखो इससे ऊपर जो चीज़ें थी उनमें से क्या हो रहा था, या तो वो टैक्सेबल थी ही नहीं, या वो डिडक्टेबल थी नहीं, या रेट अलग था। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में क्या दिखा रही है, इट इज शोइंग अ टेम्पररी डिफरेंस, तो इसमें डिफर्ड टैक्स का इफेक्ट आएगा। और देखो यहाँ पे दिखाया भी है डेट का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने 30 चार्ज किया है, तो देखो डेप्री आपने ज़्यादा चार्ज किया है तो इसका मतलब बुक्स पे चार्ज ज़्यादा हुआ है, तो आपका कैरिंग अमाउंट असेट का कम आ रहा होगा और टैक्स बेस ज़्यादा आएगा। और ऐसी सिचुएशन में हमने देखा था कि इन सच सिचुएशंस व्हाट डू वी हैव टू डू, तो बुक्स में कितना डेप्री चार्ज किया हमने 30, और इनकम टैक्स में अगर आप देखोगे तो आपको डेप्रिसिएशन कितना अलाउ किया गया 25, तो इसका मतलब आपने बुक्स में ज़्यादा चार्ज किया है, तो प्रैक्टिकली DTA बनना चाहिए इसके ऊपर। तो नेवरदलेस व्हाट यू विल हैव टू डू इज हम इसमें एक काम ये करते हैं कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स लॉ हमारा कितना दिया हुआ है 25,
तो 25 डिडक्शन मिल जाएगा और 30 ऐड बैक कर देता। अब डीटीएल क्या इफेक्ट आएगा वो बात की बात है, इसका नेट इफेक्ट पहले निकाल लेता हूँ कितना आता है। तो क्विकली इफ यू कैन जस्ट कैलकुलेट दिस, $513, इस पे 30% ले लो, इस पे 10%, इस पे 20%, तो 153.9, 1 और 12 सबका मिला के कितना आता है? 153.6 नहीं 9, 166.9। तो उन्होंने बोला है कि एक्चुअल इनकम टैक्स जो अपीयर हो रहा है समराइज प्रॉफिट और लॉस में, वो 166.9 है, तो सही है 166.9 ही होना चाहिए। इट शुड बी 166.9 होंगे। अब इन्होंने क्या किया है, 166.9 का ऐसा ब्रेकअप दे दिया है कि 166.9 कैसे आया। तो एक तो इन्होंने डेफर्ड टैक्स में डेट डाल दिया और 165.4 वहां डाल दिया। डेफर्ड टैक्स का 1.5 का एडजस्टमेंट इन्होंने दिखा दिया, वो कौन सा है, वो 5 का एडजस्टमेंट है। हालांकि देखो, अगर आप अकाउंट्स में खर्चा ज़्यादा बुक कर रहे हो और इनकम टैक्स पे खर्चा आप कम बुक कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका करेक्ट टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा और डेफर्ड टैक्स आपका असेट बनेगा, या पुराना आपका क्या होगा, डीटीएल बना हुआ होगा, वो रिवर्स होगा। तो आइडियली हमें वो जो 165.4 है वो होना चाहिए था 3 बढ़ के 168.4 और -1.5, नेवरदलेस टोटल 166.9 का डिस्कशन। तो ये रिकन्सिलिएशन बताना है, ये बता दिया, और अपन ने डिफरेंस जो दोनों में वो बता दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। PQR is preparing interim financial statement for Q3. फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कैसे प्रिपेयर डील किए जाएंगे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बड़ा पूछा जाने वाला स्टैंडर्ड हो गया अभी इंड AS 34। Together it makes employer contribution to government sponsored insurance funds that are assessed on annual basis. Q1 Q2 large amount payment contribution were made, while Q3 minor payment were made since contribution made up to certain maximum level of earning per employee, and hence higher employee the maximum income reaches before the year end। मतलब कैसा है, सरकार बोल रही है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस जमा करना पड़ेगा। इंश्योरेंस जमा करना है तो कैसे जमा करना है, तो लेट्स से आपकी जो मंथली सैलरी है उसका आपको 1% दिया है कि आपको मंथली सैलरी का 4% जमा करना है, पर एक लिमिट दे दी है कि आपको एक एम्प्लॉय का साल में, तो मंथली सैलरी का आपको 4% जमा करना है, पर एक लिमिट दे दी है कि किसी भी एम्प्लॉय का आपको साल में 40,000 रुपये से ज़्यादा जमा करने की ज़रूरत नहीं। हमारे एक एम्प्लॉय की 1 लाख सैलरी थी, हम उस पर 4-4 हज़ार जमा कर रहे थे, तो हमने 4-4 हज़ार 10 महीने जमा किया, आखिरी के 2 महीने में जमा ही नहीं करना पड़े, क्योंकि मैक्सिमम कैप 40,000 का। तो इसलिए हमारे ज़्यादा खर्चे शुरू के क्वार्टर में बुक होते हैं, आखिरी में कम होते हैं, क्योंकि आई वाले का लिमिट फुल हो जाता है तो बाद में भरना नहीं पड़ता, ऐसा पता। अब ऐसे केस में क्योंकि Q1 Q2 में मेजॉरिटी खर्चा बुक हो गया और 3-4 में रिलेटिवली कम है, क्योंकि उनका पहले मंथ्स में पे हो गया, तो इस केस में क्या करना चाहिए, तो जब भी ऐसा होता है तो आपको एक एवरेज इफेक्टिव रेट निकालना पड़ता है। ऐसा इनकम टैक्स एक्सपेंस में भी हो सकता है, जब आपके पास कोई कैरीड फॉरवर्ड लॉस आता है जिस पे DTA नहीं होता है, तो हम एक एनुअल इफेक्टिव रेट निकालते हैं कि भाई आप ऐसा मत सोचो कि मुझे 1% तनख्वाह का देना है, तो इसका मतलब 1 लाख महीने की तनख्वाह है तो उसका 10,000 रुपये हर महीने खर्चा बुक करो। रादर आप ये सोचो कि क्योंकि मैक्सिमम 40,000 है और हर मेरे को पता है कि इसकी तनख्वाह साल की 4,80,000 है, कभी छट्टी ली तो चेंज रीएस्टिमेशन हो सकते हैं, तो 4,80,000 पे अगर 40,000 भरता है तो मैं उससे एक एवरेज इफेक्टिव रेट निकालूंगा, विच इज गोइंग टू बी 40,000 अपॉन 4,80,000 एंड 8.33%। तो मैं ये कहूंगा कि हर मंथ की सैलरी का मैं भले ही एक्चुअल में पे 4% कर रहा हूं, तो मैं 1 लाख का 4% पे कर रहा हूं, सॉरी मैंने क्या कर दिया, 40,000 डिवाइडेड बाय साल की हमारी सैलरी 12 लाख थी, तो 3.33% आता है। तो भले ही एक्चुअल में पेमेंट मेरा 4% हो रहा है, पर मैं क्या करूंगा, खर्चा 3.33 बुक करूंगा।
तो इससे मेरा खर्चा पूरे ईयर में अलोकेट हो रहा है प्रॉपरली, बिकॉज एक्चुअल में पूरे साल का खर्चा मुझे पहले से पता है कि ये फिक्स है, 40,000 होगा एट अ सैलरी ऑफ 12 लाख। तो ये पहले वाले का आंसर होगा। तो आपको कहना पड़ेगा हमें एवरेज एनुअल इफेक्टिव रेट से बुक करना पड़ेगा। दूसरा, एंटिटी इनकर्स मेजर रिपेयर एंड रेनोवेशन एक्सपेंस फॉर ऑफिस बिल्डिंग। फॉर दिस पर्पज इज स्टार्टेड टू सीक कोटेशंस फ्रॉम वेंडर्स. It also has tentatively identified a vendor and expected cost will be incurred for the work. तो कोई प्रोविजन नहीं बनाना है क्योंकि ये फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अभी देर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी। इंड AS 37 के अनुसार ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इंटरिम हो या एनुअल हो बुक नहीं होगा। कंपनी का 10% बोनस एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर करने की प्रैक्टिस है और उसकी हिस्ट्री है। तो इंड AS 19 कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय बेनिफिट, या इंड AS 37 कहता है कि कोई भी प्रोविजन तब बनाया जाता है व्हेन यू हैव अ लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम पास्ट प्रैक्टिसेस, समथिंग व्हिच मेक द एंटिटी लायबल. Even your history of doing certain things can become or make you constructively liable. क्योंकि यह सेकेंड लाइन में साफ साफ लिखा है आपकी हिस्ट्री है, इसलिए मानना पड़ेगा कि आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा. तो इसके लिए आप जो भी आपके क्वार्टरली प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स पे 10-10% बोनस का प्रोविजन बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑब्लिगेशन है. ABC in business of manufacturing apple beverages require large quantity of apples to manufacture such beverages. In order to satisfy its requirement of Apple, it enters into 3-year lease contract with owners of Apple orchards. These lease contracts are mainly of 2 types. तो कुछ एप्पल ऑर्चिड्स है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है. क्यों? क्योंकि मैं क्या एपी फिज बनाता हूँ. इसके लिए ये एप्पल ऑर्चिड जो होते हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एप्पल्स तोड़ता हूँ और इनको प्रोसेस करता हूँ. तो मैंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है. किसके साथ? जो एप्पल ऑर्चिड्स के ओनर है उनके साथ. Contract 1 में owner of apple orchard, the lessor, raises the apple tree to produce apple. जो ऑर्चिड का ओनर है वही ट्री ग्रो करता है, एप्पल रेज करता है. ABC makes a fixed annual lease payment to the owner of apple orchards who is required to cultivate the produce as per specification of ABC. तो हम एक फिक्स एनुअल पेमेंट कर देते हैं उसको और वो हमारे हिसाब से बनाता है. हाँ, ABC हार्वेस्ट यानी तोड़ने का काम हम जाके करते हैं. क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ABC एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंड AS 41 के अनुसार एंगेज्ड है. तो इंड AS 41 कहता है कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेज जो करता है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैनेजमेंट है वो ओनर के पास है, लेसर के पास है, एंड नॉट ABC. तो ABC एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं है, भले ही वो हार्वेस्ट कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहा है, या पत्थर मार के तोड़ रहा है जैसे भी. He is not himself into biological transformation. तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप एप्पल खरीद के बेचते हो तो यार ट्रेडर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इंड AS 41 डज नॉट अप्लाइज टू यू. आप लेके उसे प्रोसेस करते हो, इंड AS 41 वोंट अप्लाई टू यू. आप खुद अगर मैनेज करते हो उसके बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एज इन प्रोड्यूसिंग द एप्पल देन हार्वेस्टिंग इट, देन इन दैट केस एग्रीकल्चर का इंड AS 41 वुड अप्लाई. So that brings us to the second part. ABC obtains apple orchards from the owners to raise the apple trees for subsequent harvest of apples to ensure that apples are as per requirement of ABC. तो हम एप्पल ऑर्चिड से क्या करते हैं, we basically take the orchids to raise the apple trees for subsequent harvest and to ensure that it is as per our requirement. We just make a fixed annual payment to the owner of orchids. तो इसका मतलब अगर मैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन खुद मैनेज कर रहा हूँ तो फिर उस केस में इंड AS 41 लगेगा. तो मैं बोलूँगा इंड AS 41 on ABC Limited would apply not in this case but would apply in this case. चलिए, Harish Construction Company is constructing huge building project consisting of 4 phases. Expected full building will be constructed over several years. Phase 1, phase 2 of the building will be operational as soon as they are completed. तो जब आप कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन लेते हैं और उसका एक पार्ट इज रेडी फॉर यूज बिफोर द अदर पार्ट इज रेडी फॉर यूज, तो उसका बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन बंद हो जाता है. तो यहाँ पे बेसिकली चारों फेज का आपको खर्चा दिया गया है, कैश एक्सपेंडिचर प्लस बिल्डिंग परचेज, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, सबका टोटल है. और लोन बोला है 15% बिगनिंग ऑफ द ईयर. आफ्टर टेकिंग सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन एट द मिड ऑफ करंट ईयर, फेज 1 और 2 हैव बिकम ऑपरेशनल. तो मिड का मतलब आफ्टर 6 months मानूंगा मैं. तो फाइंड आउट द टोटल अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड. आपका टोटल खर्चा कितना है? 30. ये 30 आपको किस में अलोकेट करना पड़ेगा? फेज 1, 2, 3, 4. आप इसे 34, 64, 55, 68 के रेशियो में कर दो.
तो 55 डिवाइडेड बाय 221 इंटू 34 7.7 14.48 30 divided by 221 into 55 7.47 divided by 55 into 68 9.23. Let's check whether I've done the whole thing. तो हुआ right. तो देखिए आपका खर्चा कितना हो गया, तो आप डेलोइट शुरू से ले रखा था 30 का हुआ है। अब आप इस 30 को क्या करो, ये बोल रहे हैं सब्सटैंशियल पीरियड कंस्ट्रक्शन का, ऐसा मानो मिड ऑफ द करंट ईयर में 1 और 2 हो गया ऑपरेशन, तो कितनी कैपिटलाइज होगी और कितनी एक्सपेंस। तो ये टोटल जो 30 का खर्चा है इसे आप क्या करोगे, रेशियो में एलोकेट करोगे। तो ये रेशियो में एलोकेट करता हो 30 रुपीज़ को, तो रेशियो आएगा 34 64 55 68 34 55 64 68 221। तो 30 डिवाइड बाई 221 ये मेरा रेशियो आ गया इंटू 34, तो ये 4.61 आ रहा है, 8.69। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, 7.47 9.23। इसको 1 कर दीजिए 61। तो ये 30 एलोकेट हो गया। क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट आधे साल में ही कंप्लीट हो गए थे, तो आप इस पे इंटू 50 और इंटू 50% कर दीजिए, तो इसका आधा कैपिटलाइज होगा, आधा नहीं, और इन दोनों में पूरा हो जाए। हालांकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन्होंने ऐसा सॉल्व किया है आईसीआई ने, मेरे इसमें बहुत सारे मसले। सबसे पहली बात ये, खर्चा अपन ने ऐसा अज्यूम किया है कि साल भर आउटस्टैंडिंग रहा है, इसलिए अपन ने उस प्रपोर्शन में लिया। दूसरा, टेक्निकली अब एक अमेंडमेंट आया था 2021 में, जिसमें बोला था कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक लोन एक प्रोजेक्ट के लिए लिया है और वो प्रोजेक्ट या उसका पार्ट पार्शियली कंप्लीट हो जाता है, तो वो स्पेसिफिक लोन फिर जेनरिक मान लिया जाता है। तो इस लॉजिक से जो 30 लाख का आपने लोन लिया है, जो फेज़ 1 और 2 में जितना यूज़ हुआ है 200 लाख का लोन, वो जेनरिक लोन में कन्वर्ट हो जाएगा आखिरी 6 मंथ्स में। तो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इनटू दीज थिंग्स टू मच। अभी आप इंस्टीट्यूट ने ऐसे सॉल्व किया, ये मानो, क्योंकि अपने को एग्जाम में उससे ही मार्क्स मिले। अगला, हाउ शुड कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेबल इन रिलेशन टू बिजनेस कॉम्बिनेशन बी अकाउंटेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन इनिशियली कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, फेयर वैल्यू पे, और पीसी में ऐड हो जाता है। सब्सिक्वेंट चेंजेस अगर कोई नई इवेंट के कारण होते हैं तो उसका पीसी पे इम्पैक्ट नहीं आता है। पर अगर कंटिंजेंट कंसिडरेशन फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देने का है, तो सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट होता ही नहीं है। वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर या कोई अदर लाइबिलिटी है, तो सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट एफईटी फेयर वैल्यू पे होता है और पीआरएल में गेन लॉस बुक होता है। तो इसमें उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है, इसमें कहा गया है कि 100% इंटरेस्ट एक्वायर किया है, 10 लाख शेयर 10 रुपये पर शेयर की फेस वैल्यू के अभी दोगे, 2 लाख शेयर 1 साल बाद दोगे अगर पीबीआई थी फर्स्ट ईयर की एक्विजिशन का 1 करोड़ से ऊपर। ये 2 लाख मतलब फिक्स नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसका नेचर इक्विटी का है। द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ए लिमिटेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इज 20%। यानी कि ये जो 10 लाख शेयर दिए पीसी में 200 आएंगे, तो ये 200 लाख तो पीसी में आएगा ही आएगा। और मैनेजमेंट का एस्टिमेट है कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन 25 लाख का है, तो ये भी पीसी में आएगा, तो आपका पीसी 225 लाख हो जाएगा। During year ended 31st March 2002, profit before interest and tax of B Limited exceeded to 1 crore. इस कारण से फेयर वैल्यू 25 हो गई। हम बोलेंगे we will ignore in remeasurement. Or there is actually, we'll simply say
at contingent consideration not remeasured as it was equity in nature. और आज जब शेयर इशू करोगे तो आप क्या करोगे, जो 25 लाख आपने पहले बुक किया था इक्विटी डेबिट 25 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर दो। पर ये बोलते हैं इसमें नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड आफ्टर 1 year इज नॉट फिक्स्ड। Say A Limited agreed to issue variable number of share having fair value equal to 40 lakh after 1 year if the profits increased beyond 1 crore. तो फिर उस पर्टिकुलर केस में ये वेरिएबल होगा, तो फिर हमें इसकी फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगी डेट ऑफ एक्विजिशन पे, वो पीसी में ऐड हो जाएगी और बाद में फिर अगर शेयर इशू करना पड़े तो वो जो भी चेंज होगा वो पूरा बुक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस पे ये फाइनेंशियल अपने आप में क्या होएगा, कंटिजेंट कंसिडरेशन एज अ लाइबिलिटी शो होगी, क्योंकि वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है तो वो लाइबिलिटी होती है। और ईयर एंड पे फिर अगर आपको लगता है 40 लाख की वैल्यू हो गई तो पहले 25 लाख फेयर वैल्यू थी और 40 हो गई तो 15 लाख पीआरएल में आपको एक्सपेंस बुक करना होगा और फिर आप शेयर इशू करोगे तो लाइबिलिटी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करो। आप सोल्यूशन देखोगे तो आपको पूरा आंसर देखने को मिलेगा। अभी अपना ऑब्जेक्टिव है क्विक डिस्कशन करना है बस। चलिए 102 शेयर बेस्ड पेमेंट फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ग्रेडेड वेस्टिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रेडेड वेस्टिंग क्या कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए कह रहे हैं कि हमारी 400 एम्प्लॉइज हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय 60। ये वाला मैं लिख के बता दूंगा तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो क्वेश्चन ने कहा है, एक बार पहले पढ़ देता हूँ आपके लिए। 400 एम्प्लॉई है, एक को 60 ऑप्शन दे रहे हैं, 100 रुपये फेस वैल्यू है, 125 एक्सरसाइज प्राइस। शेयर्स 3 ग्रुप में ऑफर किए हैं। ग्रुप 1 20% शेयर ऑफर किए हैं, 12 शेयर, जिसका 1 साल का वेस्टिंग पीरियड है। ग्रुप 2 40% शेयर ऑफर किए जिसका 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 24 शेयर्स। और ग्रुप 3 में 40% शेयर ऑफर किया जिसका वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स का है, यानी 16 शेयर। 40% है ना, 24 सॉरी। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ग्रांटेड ऑन ग्रांट डेट वाज ₹10 फॉर ग्रुप 1। तो सबकी फेयर वैल्यू भी अलग अलग है। पहले वाले शेयर की हमारी फेयर वैल्यू 10 है, दूसरे वाले शेयर की 12.5 है। हो सकता है भाई अगर आपका वेस्टिंग पीरियड ज़्यादा होगा तो वैल्यू चेंज होगी, और इसकी 14 रुपये। अब ये ग्रेडेड वेस्टिंग का केस है, तो इसमें क्या होता है, जब इनके क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं ना, तो आपको टेबल जो बनाना पड़ता है उसमें ये बनाना पड़ता है कि देयर आर 3 स्कीम्स, ऐसे ट्रीट करना पड़ता है। पहली स्कीम वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर वाली है, वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर वाली है, वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर वाली है। 1 ईयर वाली स्कीम में सिंगल कॉलम बनता है, 2 ईयर वाली स्कीम में 2 सालों के कॉलम बनेंगे, 3 ईयर वाली स्कीम में 3 साल के 3 सेपरेट कॉलम्स बनेंगे। और ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन वो है जिसमें स्टूडेंट क्लरिकल एरर कर सकता है और पक्के पकाए मार्क्स छोड़ के आ सकता है। हो सकता है कि इससे आपकी रैंक पहली से दूसरी पर आ जाए, 10वीं से 20वीं पे आ जाए, 50th से 51st पर आ जाए। 40 से 39 मत बोलना सर, बाकी जो बोलना है बोल लो। वेरी ट्रू बेटा, वेरी ट्रू। तब ये जो पहली वाली स्कीम है ये है 12 शेयर की, 24 शेयर, 24 शेयर। अब सबसे बड़ा रोमांच इन सारे क्वेश्चंस में होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विच आर एस्टिमेटेड टू कंप्लीट द वेस्टिंग पीरियड निकालना। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन ऑल दीज क्वेश्चंस। So we will calculate the number of employees who are expected to complete the vesting period. लॉजिक इसका ये होता है कि हमारा उद्देश्य ये निकालना नहीं है कि फर्स्ट ईयर एंड पे जितने एम्प्लॉई है सब पे प्रोविजन बना दो। अगर स्कीम 3 साल की है तो हम सोचते हैं फर्स्ट ईयर एंड पे क्या लग रहा है, 3 साल एंड पे कितने रहेंगे। सारा खेल उसी का है।
और एक बार आपने वो निकाल लिया फिर आप उससे खर्चा बुक कर लो। अगर उसमें फिर कोई ऑप्शन लैप्स होते हैं तो ध्यान रखना, लैप्स हुए हुए ऑप्शन में खर्चा पहले बुक होता है और लैप्स होने पे जो खर्चा रिवर्स होता है वो रिजर्व्स होता है। तो वहाँ पे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व्स होगा, पीआरएल से नहीं जाएगा। यानी समझो 100 एम्प्लॉय थे, 100 के ऑप्शन वेस्ट हो गए, तो आपको 100 एम्प्लॉय के 100 ऑप्शन पे जो फेयर वैल्यू का खर्चा है बुक करना है। फिर एक ने भी एक्सरसाइज नहीं किया तो वो पूरा आपको उठा के क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व्स या रिटेन्ड अर्निंग्स में डालना होगा। वो सोकी का एडजस्टमेंट होगा, दैट विल नॉट बी रूटेड थ्रू पीआरएल। तो खर्चा पूरा बुक होएगा 100 एम्प्लॉय पे और फिर पूरा रिटेन्ड अर्निंग्स में फ्रॉम सोकी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व जाएगा। तो पीआरएल में आपके खर्चा बुक होगा पर उसका रिवर्सल बुक नहीं होगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब आप देखिए 400 एम्प्लॉय में से पहले में इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट 40। तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड कितने थे, 360। सीधी सी बात है, 40 छोड़ गए तो 360 खत्म। और कितने ऑप्शंस हैं एक एम्प्लॉय को, ऑप्शन पर एम्प्लॉय 12। एंड व्हाट इज द फेयर वैल्यू पर ऑप्शन, तो ये वाली कैटेगरी की इट इज 10। व्हाट इज द वेस्टिंग पीरियड, it is 1. What should be the share based payment reserve which you should create, 360 into 12 into 10 by 1. $360, 4320, 43,200। बट यहाँ पे ये बोला है आखिरी में कि एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन वर 350 ओनली। तो इसका मतलब आपके ऑप्शन लैप्स हो गए, कितने ऑप्शन लैप्स हो गए, 10। तो ये 10 ऑप्शन पे आपका शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कितना रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर होगा, पीआरएल में नहीं जाएगा, ट्रांसफर होगा। तो 10 एम्प्लॉय के 12 ऑप्शन, 10 एम्प्लॉय तो 12 ऑप्शन, यानी कि 120 इंटू फेयर वैल्यू 10, तो 1200। तो ये मत बोलना पीआरएल में खर्चा मेरा नेट 42,000 बुक हो रहा है, पीआरएल में 43,200 बुक। अब 2 साल वाली स्कीम पे आते, तो सेकेंड ईयर की पोजीशन मत देखो, 2 साल वाली स्कीम देखो। 24 शेयर है इसके, तो ऑप्शन कितने हैं इसके, इस पे 2 बार खर्चा बुक करना है। नंबर ऑफ ऑप्शन 24। फेयर वैल्यू आपको दी गई है इसकी कितनी थी, 12.5। और इधर फेयर वैल्यू थी 14। यहाँ भी नंबर ऑफ ऑप्शन थे 24। वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे 2 इयर्स है, यहाँ पे 3 इयर्स। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है बताएं, आज आपके 360 एम्प्लॉय है, पर हमें आज कितने वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा वेस्टिंग पीरियड पूरे जो एम्प्लॉयज करेंगे वो कितने। तो पूरा मतलब पहले साल में 40 छोड़ गए, तो हमें देखना अगले साल कितने छोड़ के जाएंगे। तो हमें लग रहा है 36 छोड़ के जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि आज लग रहा है मुझे कितने एम्प्लॉय मेरे बचेंगे, यानी कि 324 पे प्रोविजन बने। फिर सेकेंड ईयर में एक्चुअल में 35 छोड़ के गए, तो आप क्या बोलोगे कि एक्चुअल में 35 छोड़ गए, तो इसका मतलब सिंपल है 360 माइनस 35 छोड़ गए, तो 325 पे बनेगा। इससे आपका जो आएगा ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्यूमुलेटिव टोटल आएगा, तो डिफरेंस जो आएगा वो फॉर द ईयर का खर्चा आ जाएगा। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर द ईयर एक्सपेंस, सो वी नीड सम मोर स्पेस, थोड़ा सा मैंने नज़दीक कर दिया है। इसे बोलेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो इसमें तो पहला साल में ही खत्म हो गया, तो 43,200 हो गया। यहाँ पे अब आपको निकालना पड़ेगा कैसे, आप बोलोगे भैया 324 एम्प्लॉयज़, 24 ऑप्शंस, 12.5 रुपीज़ पे आधा। यहाँ 325 एम्प्लॉय, 24 ऑप्शंस, 12.5 रुपीज़। जो भी फिगर आएगा ये निकाल लीजिए, और ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस यहाँ पे खर्चा आ जाएगा, वो कर लेना। सब नंबर ऑफ एम्प्लॉय का खेल है। थर्ड वाले में देखो कितने एम्प्लॉय फर्स्ट ईयर एंड पे हैं, 360। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थर्ड ईयर एंड पे कितने बचेंगे। तो फर्स्ट ईयर में लग रहा था 36 और 34 छोड़ के जाएंगे, तो मैं ये लूंगा। मैं सेकेंड ईयर में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो भूल के भी मत ले लेना बेटा, क्योंकि वो तुमको पता नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन ने एक साथ दे रखी है, और रियल लाइफ में तुमको आज कहाँ से पता होगी। यू विल ओनली गेट टू नो एज द टाइम प्रोग्रेसेस। कम ऑन।
You don't know that today, right? You just don't. तो मुझे लग रहा था पहले साल 70 छोड़ के जाएंगे, तो इसका मतलब 290 बचेंगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो मैं इतने पे ही बनाऊंगा। तो मेरा प्रोविजन कितना बनेगा? 290 एम्प्लॉयज़, 24 ऑप्शन, 14 रुपीज़ का एक ऑप्शन, 1/3। फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ? एक्चुअल में फर्स्ट ईयर में 40 छोड़ गए थे, तो बचे कितने थे? 360। 360 में से सेकेंड ईयर में एक्चुअल में 35 छोड़ गए, तो 360 में से 35 गए, तो बचे कितने? 360 में से 35 गए, फिर अभी निकाला तो 315। मैंने 325 से कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया, 15 कर दो। नहीं, सही तो किया। 360 माइनस 35, 325, वही तो क्या कर रहे हैं। पर मुझे 325 आज बचे हैं सेकेंड ईयर एंड पे, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे अब लग रहा है थर्ड ईयर एंड पे कितने, तो अगले साल और कितने छोड़ के जाएंगे? 30 माइनस 30 करना पड़ेगा, 295। और फाइनली 28 एम्प्लॉय ही छोड़ के गए, तो 325 में से 28 गए, तो बचे 297। तो सेकेंड ईयर में खर्चा आएगा 295 इंटू 24 इंटू 14 इंटू 2/3। ये क्यूमुलेटिव खर्चा है। फॉर द ईयर निकालने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग वाला मेथड लगाएंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज फॉर द ईयर। पर इन सब में अब आपको लैब्स देखना है, तो देखो लैब्स आखिरी साल में ही पता पड़ता है। तो यहाँ पे बोला है टोटल 319 नहीं एक्सरसाइज किए, तो कितने लैब्स हो गए? तो 6 एम्प्लॉय के लैब्स हो गए। एक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन दिए थे? 24, उसके कितनों के लैब्स हो गए? 6 के। और एक की फेयर वैल्यू कितनी है? 12.5 रुपये, तो ये रिजर्व से जाएगा। और वहाँ 297 में बोला है, एक्चुअल में 295 ने एक्सरसाइज किया, तो 2 के लैब्स हो गए। तो 2 एम्प्लॉय, एक को 24 ऑप्शन और एक ऑप्शन है मेरा 14 रुपये का, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। I'm not doing the whole solution here. I'm just quickly trying to tell you in terms of how do you want to solve this, and this is the way you'll have to be doing it. Right, so that looks good. सर ये दे दो ना आपने जो लिख के दिया है, ऐसे आप चाहिए तो आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ऐप पे। रिसोर्सेज देखेंगे, उसमें बोर्ड नोट्स के रेफरेंस में दे दूंगा मैं। What will be the classification for following items of cash flow for bank, financial और other? तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर्स के लिए क्या होगा? तो एडवांस इसके लिए ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑपरेटिंग, इसके लिए इन्वेस्टिंग दिया है तो इन्वेस्टिंग, लिया होता तो फाइनेंसिंग। पर ध्यान रखना, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सब्सिडी एसोसिएट दोनों के लिए इन्वेस्टिंग है। ये मेरे कोर बिजनेस का पार्ट नहीं है, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सब्सिडी, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों के लिए फाइनेंसिंग है, एफ फाइनेंसिंग। इसके लिए ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है डिविडेंड देना। फाइनेंस चार्जेस बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज, तो मैं लेसी हूं तो मैंने पे किया है, मुझे रिसीव हुआ होता तो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ऑपरेटिंग हो जाता, मैंने पे। रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग फाइनेंस लीज लाइबिलिटी, तो फाइनेंस लीज में जो भी पेमेंट होता है उसे फाइनेंसिंग आउटफ्लो ही मानते हैं। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट अंडर डेफर्ड पेमेंट बेसिस, तो एक तरह से डेफर्ड पेमेंट इज अ लोन, फाइनेंसिंग। प्रिंसिपल सम पेमेंट अंडर डेफर्ड पेमेंट बेसिस फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, तो मैंने कोई एसेट खरीदा और उस पर प्रिंसिपल पे किया है, तो मैं बोल सकता हूँ ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है दोनों के लिए। लेट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर पे ब्याज हमेशा ऑपरेटिंग माना जाता है। सप्लायर को पीनल इंटरेस्ट पे किया या कस्टमर से अपने को ब्याज मिला, ये ऑपरेटिंग माना जाता है, स्पेसिफिकली इंडेस ने कहा है। डिलेड टैक्स पेमेंट, टैक्स ऑपरेटिंग में जाते हैं जब तक स्पेसिफिकली कहीं किसी से रिलेटेड नहीं हो, इसलिए उस पे ब्याज और टैक्स दोनों ऑपरेटिंग में जाए। तो ध्यान रखना, फाइनेंस लीज में पेमेंट सारे फाइनेंसिंग होते हैं, पर उधारी पे कोई एसेट खरीदा है और उसका पेमेंट करोगे तो जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो इन्वेस्टिंग हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट फिर भी फाइनेंसिंग है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, 15 साल उससे नेट कैश इनफ्लो कमाया जा सकता है। इसे बुक्स में 12 लाख पे रिकॉर्ड किया है और कमिटमेंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी टू परचेज इन 5 years एट 60% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट है। An entity intends to sell the patent in 5 years. ये इंपॉर्टेंट। तो इसको कहते हैं दोस्तों कि 15 years इस पेटेंट की इकोनॉमिक लाइफ है।
लेकिन 5 years इस पेटेंट की मैनेजमेंट एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ। इंडेस 38 इंटेंजिबल एसेट कहता है कि यू शुड डेप्रिशिएट अमोर्टाइज इंटेंजिबल एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ व्हिच कैन नॉट बी मोर देन द इकोनॉमिक लाइफ। कंपनी इज अमोर्टाइजिंग इन 50 years कंसिडरिंग रेसिडुअल वैल्यू 0, विच इज रॉन्ग, क्योंकि आपकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, आप 5 लो। रेसिडुअल वैल्यू अगर आपका कोई थर्ड पार्टी कमिटमेंट है तो इंटेंजिबल एसेट में ले सकते हैं, जो कि है। तो आपका अमोर्टाइजेशन 12 लाख माइनस इसका 60% तो आपको मिल ही जाएगा 9.6 ना 7 पॉइंट कितना होगा, 7.2 सॉरी, इतना आपको रिकवर होने की उम्मीद है और आपकी लाइफ 5 years है। तो आपका हर साल 96,000 का अमोर्टाइजेशन होना चाहिए। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी बोल रही है कि भैया 15 साल 12 लाख तो 80,000 PRL में डालना है। क्या ये ट्रीटमेंट कंपनी ने किया है, ये सही है क्या? सॉरी, नहीं है। अगर नहीं है तो पूछा क्या, कैलकुलेट द एनुअल अमोर्टाइजेशन, तो ये आएगा अमाउंट एट विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। तो असेट 96,000 माइनस करके 11,04,000 और ऐसे दिखाया जाएगा नॉन करंट असेट्स में। A Limited owns 20 resorts across India. Every customer who stays in any of the resort owned by A Limited is granted entitled to get points on the basis of total amount paid by him. So it's basically a question of reward. 1 point is granted for 100 spent for stay in resort. As per past experience, likelihood of exercise of point is 100% and standalone price of each point is 5 rupees. यानी सीधी सी बात है कि आप 100 रुपये की सेल पे, हम सीधे हमेशा क्लास में भी क्या करते हैं, पूरी कहानी को रुपी टू रुपी कंपेयर करते हैं। सेल पर 5 रुपये का रिवॉर्ड है। अगर बोलते हैं कि भैया 1 पॉइंट 5 रुपये का है तो 5 रुपये का रिवॉर्ड है। अगर बोलते हैं 100 रुपये का, ये बोला ना, 100 रुपये की सेल पे 1 पॉइंट है और 1.5 का है तो 100 रुपये पे 5 रुपये का फायदा है, खत्म। और क्या? अगर बोलते हैं हमारा 50% चांस ये कि वो एक्सरसाइज करेगा, तो फिर अपन क्या करते हैं, अपन बोलते हैं हम 5 रुपये का पॉइंट दे रहे हैं पर उसका अल्टीमेटली यूज 2.5 रुपये जितना ही होने की उम्मीद है, तो 2.5 रुपये को ही हम एक्चुअल खर्चा मानते हैं। कोई कस्टमर ने 10,000 रुपये दिए हैं रिसोर्ट पे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये 10,000 रुपये के बदले में आप यूँ मानो कि आपको 10,500 की सेवाएं देना पड़ेंगी, क्योंकि 100 रुपये पे 5 तो 10,000 पे 500, पर अभी आपने सेवाएं 10,000 की दी है, इतना आप अभी रेवेन्यू बुक कर लो। $9,524 और जो बैलेंस है आपका 476, इसको डेफर कर दो। कब बुक करना? डेफर्ड रेवेन्यू तो होता ही नहीं, अरे ये इनकम है रे, रेवेन्यू डेफर होता है। ये कब बुक करोगे? जब वो पॉइंट रिडीम हो जाएंगे। अगले में कहा है कि कंपनी ए का फाइनेंशियल ईयर मार्च में कंप्लीट होता है। 1 जून यानी मार्च के बाद कंपनी क्लासिफाइड डिवीजन बी एज हेल्ड फॉर सेल एज पर इंडेस 105, तो डिस्पोजल ग्रुप हो गया। हाउ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फॉर विच कंपनी इज अडॉप्टेड कॉस्ट मॉडल विल बी मेजर्ड इमीडिएटली बिफोर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल 1 जून। तो हम बोलेंगे हेल्ड फॉर सेल से पहले यानी 31 मार्च 2000 पे कैसे मेजर होगा? एसपीपी कॉस्ट मॉडल इंडेस 16, सीधी सी बात। जब तक हेल्ड फॉर सेल नहीं होता है तब तक डिप्रिशिएट होता है। इनफैक्ट 1 जून तक डिप्रिशिएट होते रहेगा, उसके बाद डिप्रिसिएशन बंद हो। चलिए 37 क्वेश्चन कहता है कि HPCL मैन्युफैक्चर हेवी इक्विपमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बना। ओह माय गॉड, तो ये भाई बड़े बड़े इक्विपमेंट बना रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। ओके, इसको एक ऑर्डर भी मिला है 90 लाख रुपए का। यूनिट प्राइस इक्विपमेंट की 190 लाख रुपए। ओ 90 लाख का नहीं, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। It has received order for 90 equipments. One equipment is 190 each. 64 already supplied in 1-2. Balance quantity remaining to be supplied. It has 5 equipments in inventory. तो ready है 5, तो 69 की व्यवस्था हो गई है, तो 21 बाकी है बनाना। Considered contract is onerous. Oh my God, fixed price contract है, 190 लाख में सप्लाई करना और आपको लग रहा है खर्चे ज़्यादा होंगे जिस कारण से now you're saying कि it is onerous.
तो ओनरस है तो एक तो आप इन्वेंट्री में एनआरवी निकाल लो, उससे ज़्यादा पे बुक मत करना। तो अगर आपकी एनआरवी या इन्वेंट्री की कॉस्ट 190 से ज़्यादा आ रही है तो आप इक्विपमेंट 190 से ज़्यादा पे बुक मत करना, क्योंकि वही एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है। तो ये बोल रहे हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हैज़ बीन टेकन एज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, यानी आपकी कॉस्ट ज़्यादा। पर ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रोविजन भी बनाना पड़ता है द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ लॉस। तो अब लॉस के लिए मुझे देखना होगा कि 21 इक्विपमेंट बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, और वो 190 के ऊपर जितनी होगी वो अभी प्रोवाइड फॉर हो जाएगी। Management HCL contends that cost incurred towards administrative overhead, finance charge, R&D, sales overhead, headquarter expenditure are considered as period cost and hence not considered for creation of provision. बिल्कुल सही है, as they are not directly attributable. इंडेस 2 इन्वेंट्री साफ साफ कहता है कि कोई भी जनरल एडमिन ओवरहेड, यानी वो खर्चे जो आप प्रोडक्शन नहीं करते, इन्वेंट्री नहीं बनाते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बोरोइंग कॉस्ट्स अनलेस वो क्वालिफाइंग एसेट्स है, ये सब क्या है, आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एज दे आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन करो नहीं करो ये खर्चा लग रहा है, या फिर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड ही नहीं है, सेल्स या उससे रिलेटेड। Hence the same is not included in computation of avoidable costs. सही है, बिल्कुल सही किया है। Management submitted details of cost which is considered creation of provision towards onerous contract. तो मुझे कॉस्ट निकालनी थी, कितना लगेगा मुझे एक पर्टिकुलर हैवी इक्विपमेंट बनाने के लिए। तो मैंने उसमें मटेरियल कॉस्ट ली, जिसमें फ्रेट, इंश्योरेंस, प्रोक्योरमेंट, हैंडलिंग आया, सही है। लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड लिए, बिल्कुल फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्रीज आर एडेड, क्योंकि वो भी नहीं लगते अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो। और मटेरियल ओवरहेड यानी सैलरी और अदर एक्सपेंस बुक्ड अंडर डिपार्टमेंट विद मटेरियल लाइक परचेज, ये भी ऐड हो सकता है। ये सब आपने जो ऐड किया ये सब सही है। प्रोविजन हैज बीन मेड कंसिडरिंग अबव कॉस्ट। वैल्यू प्रोविजन क्रिएटेड फॉर 21 रिमेनिंग इक्विपमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड इज लाइक एज दिस। तो हमें लग रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन सब के अनुसार 199 आएगी, सेलिंग प्राइस 190 है, डिफरेंशियल 9 है। 9 21 इक्विपमेंट पे इतना, तो कंपनी इतना प्रोविजन बना रही है, तो क्या कंपनी का प्रोविजन इन लाइन विद 37 है? यस। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ओवरहेड कॉस्ट जो जनरल एडमिन ओवरहेड, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो ऐसे भी ऐड नहीं होती। Retailer company imported goods 1,30,000 including 20,000 import duty, 10,000 refundable purchase tax. तो ये तो हटा ही दो। Risk and reward ownership for transfer to retailer on collection from warehouse. The retailer company required to pay goods upon collection. Retailer company incurred 5,000 to transport the goods. Add कर दो to its retail outlet, और further 2,000 in delivering goods to customer. ये selling और distribution overhead है. This is not inventory cost. सेलिंग कॉस्ट 3,000 की इनकर होगी सेलिंग में, तो ये भी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिलीवरी चार्ज और सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आएंगे? तो हम बोलेंगे सेलिंग एक्सपेंस नो। डिलीवरी चार्ज के अंदर कौन सा वाला डिलीवरी चार्ज? तो कस्टमर को जो है वो भी नो, ये नहीं होंगे। इफ नॉट वाई? क्योंकि ये सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज नॉट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी? 1,30 - 10, 1,20 + 5, 1,25। इतना सिंपल। थोड़ा आराम से ही कर लिया हमने, इससे भी जल्दी करना था। 20,000 कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच आइटम ऑफ पीपी वाज लोकेटेड। तो हमारी पीपी जहाँ है उसकी जगह को हमने रिस्टोर किया। क्यों? द आइटम वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर रिस्टोरिंग इज अराइजिंग ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो जहाँ पे वो मैंने मशीन लगाई थी वहाँ जगह खराब हो गई, तो उसको सही किया, तो उसकी 20,000 कॉस्ट लगी। पर जगह खराब होने का जो कारण था वो कारण दिया हुआ है, क्या दिया है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, उसके कारण लगी है। तो ये जो 20,000 रुपये, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? दिस विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ऐसा इंडेस 16 और 2 दोनों कहते हैं। 16 कहता है कि अगर ये पीपी के इंस्टॉलेशन या उसके एयर डीकमीशनिंग से रिलेटेड होती तो पीपी की कॉस्ट में ऐड होती, पर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है तो फिर ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होती है। इंडेस 2 रिकॉल।
चलिए, ऐसा क्वेश्चन है मॉड्यूल में, सब्सिडी एस है और पेरेंट पी है। एस के फैक्ट्स दिए हुए हैं, 10,000 ऑर्डिनरी शेयर है, 1,000 ऑप्शन है, जिसमें से पी के पास 9,500 है। एक्सरसाइज प्राइस 40 है, एवरेज मार्केट प्राइस 50 है। 2001 में इसके प्रॉफिट 30,000 है। तो 33 ईपीएस है, तो मैं ईपीएस निकाल लेता हूँ एस के लिए। तो बेसिक ईपीएस तो सीधे सीधे निकल जाएगा 30,000 अपॉन 10,000 3। और डाइल्यूटेड ईपीएस में अपन बोलते हैं न्यूमरेटर 30,000 है, डिनोमिनेटर 10,000 है। ऑप्शंस में न्यूमरेटर चेंज नहीं होता, डिनोमिनेटर अपन सिर्फ कितने से चेंज करते हैं, तो 1,000 ऑप्शन में अपन सिर्फ जो अपने को शेयर इशू करना पड़ेंगे जिसके पैसे नहीं आएंगे, तो 50 के बदले में 40 तो आ ही रहे हैं, तो 50 के बदले में 10 ही नहीं आ रहे, तो 200 के नहीं आ रहे, तो डाइल्यूटेड ईपीएस ऐसे निकलता है। बहुत ही जल्दी से बता दिया मैंने, है ना। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 10,200, 2.94 डाइल्यूटेड ईपीएस। फिर बोल रहे हैं कंपनी पी के 5,000 ऑर्डिनरी शेयर है और उसका प्रॉफिट 7,000 है, जिसमें सब्सिडरी से कुछ भी नहीं है, और ऑप्शन आउटस्टैंडिंग आर डाइल्यूटेड आप पी लेवल ऑल्सो। ये शायद इसी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो डाइल्यूटेड ईपीएस पी का पूछा है, तो पी का डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होएगा? तो उसके लिए अपन ऐसे निकालते हैं, न्यूमरेटर में अपन अपने प्रॉफिट लेते हैं प्लस अपने पास उसके जितने पोटेंशियल शेयर्स होते हैं। तो ध्यान रखना, उसके पोटेंशियल शेयर 500 है मेरे पास, पर मुझे पूरे 500 नहीं लेना है, मुझे सिर्फ जो डाइल्यूटिव पोटेंशियल शेयर है वो लेना है। मैं कहूँगा कि 500 में से डाइल्यूटिव सिर्फ कितने थे, तो वो जैसे अपन ने वहाँ निकाला था वैसे ही यहाँ निकलेगा, 10/50 100 आएगा। उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डाइल्यूटेड ईपीएस के प्रिंसिपल 2.94 से। बाकी ऑब्वियस सी बात है, सब्सिडरी के शेयर चेंज होने से पेरेंट के नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ी ना चेंज होंगे, वो तो फिक्स ही हैं। तो ये आ जाएगा 294, 7294 अपॉन 5,000, 1.46 डाइल्यूटेड ईपीएस। ये कौन सा वाला है दोस्तों? कंसोलिडेटेड। तो ये कंपनी पी का कौन सा पूछ रहे हैं? कंसोलिडेटेड। लिखा नहीं है पर होना चाहिए, क्योंकि स्टैंड अलोन में फिर अपन इन सब चीजों पे इम्पैक्ट ही नहीं डालते। स्टैंड अलोन में तो हम सीधे बोल देते हमारा बेसिक डाइल्यूटेड एक ही है, 7,000/5,000 1.4। कंसोलिडेटेड में हमें क्या करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। अगर आपको कंसोलिडेटेड का डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, अगर आपको कंसोलिडेटेड का बेसिक ईपीएस निकालना है, ज्ञान है, ये पूछा नहीं है, पर अगर निकालना पड़ता तो आप क्या बोलते हैं? मेरा कितना है? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? जी सर। 9,000 शेयर भी तो हैं। ओहो, क्षमा करें, सॉरी। 9,000 शेयर प्लस 100 है, तो ये 9,000 प्लस 100 होगा, नो प्रॉब्लम। 9,000 शेयर्स पे 2.94 प्लस 500 शेयर्स में से सिर्फ 100 डाइल्यूटिव है, तो 9,100 शेयर्स पे 2.94 आएगा। 9,100 पे 2.94 आएगा, 26,754। घुचुड़ मुचुड़ घुचुड़ मुचुड़ घुचुड़ मुचुड़, हौले हौले कर आगे ही बता देना था। चलिए, तो सब्सिडरी बेसिक ईपीएस नॉट रिक्वायर्ड, shows comes to there's 10,000 shares, 30,000 profits. Diluted EPS 30,000 profit, no change in profit due to dilutive options. P, consolidated financial statement, basic EPS. मेरा प्रॉफिट खुद का 7,000 है और 100% सब्सिडी है, कितनी है?
9,000 शेयर है तो मेरे पास 90% उसके प्रॉफिट्स का शेयर आएगा, तो या सीधे ऐसे कर देते हैं 9,000 इंटू बेसिक EPS 3 अपॉन अपने जितने शेयर है 5,000, 27, 34, 5, 6.8 पर शेयर। लेकिन डाइल्यूटेड EPS के लिए अपन कैसे निकालते हैं, हमारे 7,000 शेयर है प्लस हमारे यहाँ पे इसके 9100 इंटू 2.94 है। $6.75। ये 9100 कैसे आया, 9,000 शेयर्स ऑर्डिनरी प्लस 500 ऑप्शंस ऑफ विच ओनली 500 पे, क्योंकि 10 रुपये ही कम पेबल है तो 100 आर डाइल्यूटिव ऑप्शंस, तो उतने ही कंसिडर होते हैं। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद नहीं दिला रहा हूँ अभी। ये होता कैसे था, तो न्यूमरेटर में अपन अपने जितने पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर प्लस ऑर्डिनरी शेयर है, तो यहाँ पे 9,000 मेरे ऑर्डिनरी शेयर हैं और ये मेरे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, ये दोनों मिला के जो टोटल शेयर्स होते हैं, तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर 100 हैं, ध्यान रखना, क्योंकि तो सिर्फ डाइल्यूटिव लेते हैं, उसको अपन उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन इस तरह का किया जाता है। आई होप ये समझ में आ गया आपको ये कैसे है। तो आंसर में सिर्फ यही पूछा गया है, यही आंसर होना चाहिए। चलिए 32,109 फाइनेंशियल असेट्स लाइबिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन 5 लाख एम्प्लॉय को दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, मार्केट रेट 5% है, हमने इंटरेस्ट पे दिया। तो हम इसकी फेयर वैल्यू ऑन इनिशियल रिकग्निशन 1/4/2001 निकालेंगे, which is going to be 5 lakh into present value factor at 5% for 3 years. 431,920। और हमने दिया कितना है लोन गिवन, 5 लाख, तो सिंपली आप डिफरेंस को मान लीजिए 68,080। इसे आप क्या मान लीजिएगा, तो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है 5 लाख रुपए का एम्प्लॉय को 3 साल के लिए, 5% है, तो ये आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। ये डेफर होगा या नहीं वो इंडेक्स 19 पर डिपेंड करेगा, और इसके ऊपर आप हर साल 5% से ब्याज बुक करते जाइए। 31 मार्च 2003, 2 साल बाद, 2 साल बाद आपका लोन कितने पे आ रहा होगा। तो अगर मैं फाइनेंशियल एसेट अमोर्टाइजेशन टेबल बनाता हूँ, ओपनिंग वैल्यू 431,920, इंटरेस्ट 5%, रीपेमेंट कुछ है नहीं तो सीधे बैलेंस आ जाएगा 21,596, 453,516, 476,192, 22,676। तो ये 31 मार्च 2003 पे आ रहा है इतना, और 1 साल और चलेगा तो ये 5 लाख हो जाएगा, वो पैसा आ जाएगा। बोल रहे हैं फाइनेंशियल डिफिकल्टी है तो एम्प्लॉई इज आस्क्ड टू एक्सटेंड द इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 3 years। तो जब ऐसा होता है तो इसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। कंपनी के लिए ये फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट में मॉडिफिकेशन होता है तो हम इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करते, पुराने इंटरेस्ट रेट से ही अब जो रिवाइज पेमेंट मिलने वाला है प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो भी नुकसान गयन होता है वो PRL में डाल देते हैं। एक तो ये 3 साल और आगे बढ़ गया, यानी अब मुझे ये पैसा फर्स्ट सेकेंड ईयर की, ये थर्ड ईयर एंड की बजाय अब 6th ईयर एंड पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा। The entity agreed. Under the restructured terms, payment will take place on 31st March 2007, which is 4 years later from the end of second year, so total of 6 years. However, entity expect to receive only 2.5 लाख रुपए given the financial difficulty. तो इसका मतलब तब भी आपको सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो इसका मतलब अब आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा। तो अब आपको जो लग रहा है कि आप कितना रिकवर कर पाओगे, तो रिकवरेबल इज ओनली 2.5 लाख, वो भी आफ्टर 4 years।
तो डिस्काउंटेड यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो होता है आपका वो चेंज नहीं होता है, वो 5% का 5% ही रहेगा। तो 1 डिवाइड बाई 1.05 8234 इंटू 2.5 लाख 205676। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज है, जिसमें दो कारणों से बदलाव हुआ है, एक क्रेडिट रिस्क के कारण और एक एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन भी क्रेडिट रिस्क के कारण ही दिया। तो बस अब आप सिंपली क्या करो, आप इन दोनों के डिफरेंस को इम्पेयरमेंट लॉस बुक 205,676 माइनस 479,192 273,516, ये आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। इसको पीआरएल में डाल दीजिए। इसकी एंट्री क्या होगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट। हालांकि ऐसी एंट्री में ये मान के कर रहा हूं कि बीइंग लोन गिवन इज क्रेडिट इम्पेयर्ड। अगर ये क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं होता, अगर ये क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं होता, सिर्फ एस्टिमेट था कि लॉस हो सकता है, हो भी सकता है नहीं हो, तो ध्यान रखना फिर मामला चेंज हो जाता, फिर हमें प्रोविजन फॉर लॉस अलाउंस बनाना पड़ता, और फिर अगले साल जो ब्याज लगता ना वो 479,192 पे ही लगता। पर यहाँ क्रेडिट इम्पेयर्ड है, तो अब थर्ड ईयर से ये वाली लॉस बुक माइनस होने के बाद ये जो वैल्यू आपकी बची है फाइनेंशियल एसेट विच इज लोन टू एम्प्लॉय, अब आप 205,676 पे 5% लगाओ, तो हर साल क्या होगा 205,676, इस पे 5% लगेगा, तो ये 1 साल बाद इतना हो जाएगा, फिर 2 साल बाद इतना हो जाएगा, फिर 3 साल बाद इतना हो जाएगा, फिर 4 साल बाद इतना हो जाएगा, विच इज 2.5 लाख जो मुझे इससे मिलने की। इम्पेयरमेंट लॉस का क्वेश्चन है ये। as such एंटिटी हैज 2 स्टोर बिल्डिंग, फ्लोर 1 इज इंडिपेंडेंट पार्टी को रेंट आउट किया ऑपरेटिंग लीज पे, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लो, फ्लोर 2 ऑफिस यूज के लिए तो पीपी मान लो, डेफिनेशन दे देना, समझा देना। Interim financial statement half year ended 30 सितंबर के entity note there is under accrual of certain expense in interim financial statement of first quarter, तो जून वाले क्वार्टर में गड़बड़ है। Amount under accrual is assessed to be material for those statements. It is expected amount will be immaterial in context of annual financial statement. Management is of the view कि कोई ज़रूरत नहीं है करेक्ट करने की इंटरिम में, क्यों, क्योंकि अमाउंट इमटीरियल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनुअल। क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं। मटीरियलिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि भाई यूजर को जो आप प्रेजेंट करके दे रहे हो उसमें यूजर को इंफॉर्मेशन जो भी उसके डिसीजन सीइंग दोज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वो उसकी डिसीजन चेंज नहीं है। तो आपको यहाँ पे इंड AS 1 की मटीरियलिटी भी डिफाइन करना चाहिए। तो 8 एरर्स के लिए बोला है, वहाँ भी मटीरियलिटी है, बट 1 का भी मटीरियलिटी का डेफिनेशन है। तो 1 की मटीरियलिटी डिफाइन करके आप बोलोगे कि उसे उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो रहे हैं। तो इंटरम प्रेजेंट हो रहे हैं तो इंटरम के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई मटीरियल है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। So these were quick discussion answers to all these questions, pretty fine and good questions. In fact, I would strongly say that you should try it out. However, none of the questions were like kind of lengthy on consolidation financial instrument. That does not mean कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। मॉक टेस्ट पेपर्स में डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं। These are not mock test paper, these are just updates in terms of some new questions from the institute. I hope the discussion was useful. I just intended to give you the tidbits of the important things without spending too much time on jotting down all the things, because that can be done, but then that will be more time consuming for you. At this point of time, you may just need some inputs on these particular sets of information. So for that particular reason, मैंने उस फैशन में आपको इसे कवर कराया है। चलिए, तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। एंड इफ यू वांट एनीथिंग एल्स प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज यू विल कीप फाइंडिंग गेटिंग दीज रिविजन वीडियोस एंड RTPs and MTPs and all these updates coming till your November exams. Thank you. All the best.